नमस्कार। हम बात कर लेते हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की। इस जय वीरों की जोड़ी में एक जेल में है और एक जेल से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं। जाहिर सी बात है, विपक्षी पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, दोनों अलग अलग, तो एक दूसरे की बुराई और एक दूसरे की कमियों को दिखाना उनकी राजनीति है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल का बयान जो वो बाहर देते हैं उसका मनीष सिसोदिया के जेल में होने से या जेल में होने की वजह में कोई कनेक्शन है, कोई ऐसा लिंक है? दरअसल क्या है कि जब से मनीष जेल में गए हैं उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की थोड़ी सी मानसिक स्थिति जो स्पष्ट तौर पर दिखती है कि थोड़ी गड़बड़ा गई है। क्योंकि जिस तरीके से बयान वो अब देते हैं, हालांकि वो बदजुबानी वो पहले भी करते रहे हैं और उस बदजुबानी के बाद वो माफ़ियाँ भी मांगते रहे हैं। वो जब ऐसी बात करते हैं, बयान देते हैं, उसके बाद लोग उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते हैं, वो अदालत पहुंचते हैं और वहाँ पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। ऐसा पूरा एक उनका लंबा इतिहास है। पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनमें उनको अदालत में जाकर के माफ़ी मांगनी पड़ी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको माफ़ किया, बिना अदालत गए भी माफ़ किया। वो खुद उनको कहा कि चलिए हम आपको माफ़ कर देते हैं और वो उनके साथ बाद में अलग अलग मोर्चे पर खड़े भी दिखे। ये एक राजनीति का उनका एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन अभी क्या है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और वो भी शराब नीतियों में घोटाले के आरोप में। अब सवाल ये उठता है कि जिस नीति के गड़बड़ करने की वजह से, नीतियों में गड़बड़ी की वजह से जहां वो आरोप उन पर लगे हैं और वो जेल में हैं, उस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल मनीष के उस आरोपों पर बात नहीं करते या उन कमियों पर बात नहीं करते, उन नीतियों पर बात नहीं करते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जेल में भेज दिया गया है और देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री मांग ली थी। उस डिग्री के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने यूनिवर्सिटी को कहा कि भाई आप इनकी डिग्री दिखाइए। यूनिवर्सिटी चला गया अदालत। गुजरात हाई कोर्ट ने मामले को खारिज ही नहीं किया, उसने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया। ये परिस्थितियां हैं। और इसी बीच में सीबीआई के मामले में देखिए, मनीष पर सीबीआई के भी शिकंजे हैं, ईडी का भी शिकंजा है। तो सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया को जो बेल मिलनी थी वो नहीं मिली और वो अदालत ने ये कहते हुए कि आपराधिक साजिश के सूत्रधार हैं, 34 पन्नों के आदेश में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा और उसके बाद उनकी जमानत उनको खारिज कर दिया। उनकी जमानत की याचिका खारिज हो गई। अब वो ऊपरी अदालत में जाएंगे जहां संभवतः उनको जमानत मिलेगी। लेकिन अभी की परिस्थितियां ये हैं। लेकिन जिस तरीके से 34 पन्ने का आदेश दिया अदालत ने और उसमें जो ये जिक्र किया कि आपराधिक साजिश के सूत्रधार, तो बहुत आसान नहीं रहेगा ऊपरी अदालत में भी। देखिए, दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें एक नया कोर्ट कुछ साल पहले बनाया गया, राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर इन माननीयों के मामले सुने जाते हैं। चाहे वो कोई भी विधायक हों, एमपी हों, बड़े लोग जो भी माननीय हैं, विधायिका के जितने माननीय लोग हैं, इनकी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होती है। तो ये उसी कोर्ट का फैसला है। खैर, अब सवाल उठता है कि एक तरफ मनीष जेल में है और दूसरी तरफ बाहर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई मोदी से देश को बचाओ और मोदी इस देश के सबसे कम पढ़े लिखे अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये लगातार वो बात कर रहे हैं अलग अलग मोर्चे पर। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी आ रहे हैं। अब इन सब के सर्टिफिकेट्स पे तो जाना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को मालूम है और आपके लिए भी गूगल करना बहुत आसान है, तो आपको मालूम चल जाएगा। अब संजय सिंह जैसा व्यक्ति अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे कि भाई
नरेंद्र मोदी अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं तो हंसी ही आएगी, बाकी तो कोई ऐसी बात होगी नहीं कि जिस पर चर्चा की जाए, क्योंकि उस व्यक्ति को अपना इतिहास भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की क्या शिक्षा दीक्षा है और उस व्यक्ति का पूरा जीवन कैसे बीता है अभी तक का, और वो अभी तक अब क्या कर रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट का मामला जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारतीय राजनीति में एक चर्चा का विषय है। उनके सर्टिफिकेट्स पर हमेशा विवाद होते रहे हैं और बातें होती रही हैं। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को इस बात की सफाई देनी चाहिए। बहुत पहले एक बार जब ये विवाद उठा था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके सर्टिफिकेट को पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। उसके बाद से लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों में अगर आप प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आखिर कैसी परिस्थिति में आप देश में एक अलग मिसाल खड़ा करने की परिस्थिति में आ रहे हैं या नहीं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं। चलिए, मैं उनको कहता हूं कि ठीक है, आपका सवाल वाजिब है, आप सवाल पूछिए, आपको जानने का हक है कि प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट क्या हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं और उनके सर्टिफिकेट हम इसलिए देखना चाहते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिन नेताओं के साथ खड़े होते हैं या आप जिन नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें कैसे कैसे लोग हैं। आप बिहार में जाकर के जिन नेता के साथ गलबैयां करते हैं उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड आपने देखी है क्या? पंजाब में जिस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया है उसकी परिस्थिति क्या है? वो कितने बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं, उनका इतिहास आपने देखा है क्या? तो सवाल अपने पर भी देखना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि आखिर एक सवाल खड़ा कर देना। अरविंद केजरीवाल की एक आदत रही है कि जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि गांव में होता क्या है कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि एक धप्पा मार के भाग जाता है, उसके बाद आप उसका पीछा करते रहिए, वो इधर छुप जाएगा उधर छुप जाएगा और वो अपनी अपनी बातें करेगा। ये हमको लगता है, देश के तो खैर हैं ही, हमको लगता है कि शायद भारतीय राजनीति के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो दूसरे टर्म में भी अब काफ़ी लंबे समय तक रह लिए, लेकिन कागज़ों पे साइन नहीं करते, मंत्रालय अपने पास नहीं रखते। तो भाई आपके पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? और जब आप कागज़ों पे साइन नहीं करते, आप मंत्रालय अपने पास नहीं रखते, तो जो मंत्री हैं उन पर आपका जोर कैसे चलता होगा? तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति की पार्टी है और आप काम तो सारा वही करते हैं, कराते हैं जो आप चाहते हैं, बस ये है कि आप हस्ताक्षर से दूर भागते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, चूंकि आप एक अधिकारी रहे हैं तो आपको मालूम है कि एक सिग्नेचर से मामला फंस सकता है, घोटाले होंगे, घोटाले की परतें खुलेंगी, तो आपके हस्ताक्षर से समस्या खड़ी होगी। तो आप मुख्यमंत्री होते हुए भी आप कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखते ताकि आपको हस्ताक्षर नहीं करना पड़े, और आप ये उलूल जलूल बयान दे करके आप सीधा कंपटीशन में आना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अब क्या है, जाहिर सी बात है कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के साथ देश में वही लोग जुड़े जिन्होंने ये सोचा कि बहुत कम समय में राजनीति में अपना भविष्य तलाशा जा सकता है, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग रहा हो या अनपढ़ गंवार का वर्ग रहा हो। हालांकि जो बुद्धिजीवी तबका उन्होंने जोड़ा था, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार हों, एडमिरल रामदास हों या योगेंद्र यादव हों, प्रशांत भूषण हों, कुमार विश्वास हों, जितने भी पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने जोड़ा था, मैं उनकी उस बात पर नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई की और क्या उनके विचार हैं, विचारों पे नहीं जा रहा, मैं उनकी शैक्षणिक योग्यता पे बात कर रहा हूं कि जितने भी पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने जोड़ा वो सब लोग उनके साथ अब नहीं हैं। अब उनके साथ लगभग देश के भ्रष्ट, अनपढ़, गंवार, दंगा फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले या कभी अलग किस्म की लड़ाई करने वाले, मतलब लुम्पिन किस्म के लोग उनके साथ आज की राजनीति में हैं। दो चार चेहरे उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं कि जो लोगों को लगे कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और उसके सहारे वो राजनीति देश दुनिया की करते रहें। खैर,
अब इसलिए कि वो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको मालूम है कि पढ़े लिखे लोगों को जब साथ रखूंगा तो वो हमारे गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर रोकेंगे टोकेंगे, वो होना नहीं है। तो अनपढ़ गंवार को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखो। और उनके साथ ज़्यादातर लोग वही जुड़े राजनीति में। भारतीय राजनीति का एक ये दुर्भाग्य है कि जिन्होंने कम समय में आगे बढ़ने का ख्वाब देखा, सपना पाला और वो सफल भी एक हद तक होते रहे, उस परिस्थिति में अब जो लोग उनके साथ हैं उनकी परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आने वाले दिनों में उनको लगता है कि अलग अलग राज्यों में ये विवाद खड़ा करके और अपनी परिस्थिति बना दें कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा नरेंद्र मोदी की तुलना में सामने खड़ा हो जाए। अगर आपका चेहरा सामने खड़ा हो जाएगा, हालांकि आज की तारीख में आपके पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप खड़ा कर लें, क्योंकि भाई एक भी विधायक नहीं था, आप अचानक पहले 28 फिर 67 सीट लेकर के दिल्ली पे राज तो कर ही रहे हैं, तो देश में कुछ भी हो सकता है। उस परिस्थिति में तब फिर राहुल गांधी क्या करेंगे, फिर क्षेत्रीय पार्टियां क्या करेंगी, जहां जहां वो पार्टियां हैं वहां वहां क्या करेंगी। तो दरअसल कांग्रेस जहां जहां कमज़ोर होती हुई दिखती है वहां अरविंद केजरीवाल घुसते हैं और राहुल गांधी की पार्टी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं और वहां अपनी जगह वो बनाते हैं। ये एक पूरा उनका एक ट्रेंड देखा जा सकता है। लेकिन अब परिस्थिति ये हो गई है कि उनके जो सबसे मजबूत कंधे थे, जो सबसे मजबूत कंधा था उनका, मनीष सिसोदिया का, वो अभी जेल में है। तो वहाँ पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं। सत्येंद्र जैन वहाँ पर जेल में हैं, जो उनके सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक थे। तो इन दोनों के जेल में जाने के बाद अब इनको इस बात का डर सता रहा है कि क्या ये लोग दबाव में या मजबूरी में या परिस्थितिवश कहीं आकर के अगर मेरा नाम ले लिया तो मेरी समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हस्ताक्षर तो हमने किए नहीं हैं, लेकिन सारे फैसले तो हमारे ही हैं। और एक सवाल और, आप लोग तलाशिएगा, समय मिलेगा तो मैं तो कभी ना कभी एक और वीडियो बना करके आप लोगों के सामने सच्चाई आप लोगों के सामने परोसूंगा। लेकिन तलाशिएगा, जब IRS रहते हुए स्टडी लीव अरविंद केजरीवाल ने ली नवंबर 2000 से 2002 तक और अमेरिका गए, तो उसकी डिटेल्स उनके सर्विस बुक में क्यों नहीं दिखती। कोई भी अधिकारी जब पद पे रहते हुए छुट्टी लेकर के अगर देश से बाहर जाता है तो उसको ये बताना होता है कि वो किस काम से गया, क्या पढ़ाई कर रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, क्या कह रहा है, क्या बातें हुई, उसका आउटकम आकर के बताना होता है। लेकिन 2 सालों में वो कहाँ गए, किससे मिले, क्या पढ़ाई की, इसका कोई ब्यौरा उन्होंने भारत सरकार को नहीं दिया और 2006 में अचानक से इस्तीफा दे दिया। उसी 2006 में उनको मैग्सेसे मिला और उसके बाद की सारी कहानी आप लोगों को मालूम है। मैं इशारा कर रहा हूँ बाकी डिटेल्स के साथ फिर किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।